अब लिखना स्टार्ट करो। नया टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स के 3 पार्ट है। पहला फर्स्ट लॉ, फिर बाद में सेकंड मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, एंड फिर स्लॉट एंड प्लॉट। ठीक है, फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। अब उसके फॉर्मूलाज थोड़े बहुत यूज होंगे बट ज़्यादा नहीं, मतलब समझ में आ रहा है। टिपिकल अलग से चैप्टर ही पकड़ सकते हो, थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन होगा बाकी अगले चैप्टर्स में, बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ थर्मोकेमिस्ट्री। मस्त टॉपिक, इजी टॉपिक। ये मतलब किसी गधे को भी आ सकता है, ऐसा है। अबे हाँ ना बे, तो वो गधे भी रहने चाहिए साले। बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, इसमें वी आर स्टार्टिंग विथ लेवेज़ियर लैप्लास लॉ। लेवेज़ियर लैप्लास लॉ। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ वहाँ पे जो होमवर्क छाप के आया था, जिसको कुछ आता नहीं है आगे बैठो, मतलब आगे ध्यान दो। द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन remains constant, remains constant irrespective of the direction of reaction, irrespective of the direction of reaction, only its sign is changed, only its sign is changed, only its sign is changed. ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देंगे, वाटर सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? आइस। इसे मेल्ट कर दिया तो किसमें गया? वाटर इन लिक्विड स्टेट। समझ में आ रहा है? ओके। अब आइस जब वाटर मतलब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी और इट विल रिलीज एनर्जी। एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पे इस प्रोसेस का डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? ओके, इतना समझ में आ रहा है सबको? एंड इसकी वैल्यू रहती है पॉजिटिव 5.01 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू तुम लोगों को एग्जाम में दी रहती है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुम लोगों को प्लस और माइनस ये समझ में आना चाहिए। वो देंगे 5.01 किलो जूल, ठीक है, बट वो तुम लोगों को प्लस और माइनस देंगे क्या? नहीं, वो तुम लोगों को प्रोसेस देख के समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या याद रखना है और क्या नहीं? ओके, अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या मतलब? लिक्विड वाटर फ्रीज कर रहा है आइस में। ठीक है, अब इस टाइम पे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? ना, हीट रिलीज करेगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हीट रिलीज होगी तो एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव? नेगेटिव रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। बट हीट रिलीज वो क्या रहेगी? सेम। समझ में आ रहा है? आइस मेल्ट होते वक्त 5 किलो जूल अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो फ्रीज होते वक्त 5 किलो जूल रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? लॉ समझ में आ रहा है? एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो, चाहिए तो कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ लेना, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेस लॉ। ठीक है, हेस लॉ। जा पीछे बैठो। हेस लॉ डिफाइन करते हैं। अब इसमें लिखना स्टार्ट करो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट irrespective of, enthalpy of reaction remains constant irrespective of number of steps involved in a reaction, irrespective of number of steps involved in a reaction. ठीक है, irrespective of number of steps involved in a reaction. अब इसमें एग्जांपल देखो, कोई एक रिएक्शन है A गिविंग अस B। ठीक है, लेट अस से इसके लिए एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H। अब सेम रिएक्शन मैं 3 अलग अलग स्टेप्स में कर रहा हूं, A
giving us C, C giving us D, and then D giving us B. समझ में आ रहा है? A to C एंथैल्पी डेल्टा H1 बोल रहा हूँ, C to D डेल्टा H2 and D to B डेल्टा H3. What is the relationship between delta H, delta H1, delta H2 and delta H3? Delta H is equal to H1 plus 2 plus 3. इतना समझ में आ रहा है? Okay. तो over here we can define that delta H is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Why? बताओ, एक मस्त अच्छा साइंटिफिक रीजन दो, खूब पट्टी नहीं है, कुछ भी ऐसे फेंक के नहीं मारना है, जो पढ़ाया है उसमें से कुछ तो अच्छा रीजन दो. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? खुद से सोच के. हाँ सही पकड़ा है. तो बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ स्टेट फंक्शन. समझ में आ रहा है? तो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. समझ में आ रहा है? वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है क्या? तो तुम लोग ए से बी एक सिंगल स्टेप में बनाओ या एक दो तीन अलग अलग स्टेप्स में बनाओ, एंथैल्पी विल रिमेन सेम. समझ में आ रहा है? तो हेस लॉ इज एप्लीकेबल बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन. समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट हेस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट फंक्शंस. फॉलोड? ओके. और कौन से स्टेट फंक्शन, मुझे पाथ फंक्शन क्या है वो बता दो. चलो, वर्क एंड हीट. तो हेस लॉ वर्क और हीट को अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बट बाकी सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? ओके. तो व्हाई? बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन. परफेक्ट, सही आंसर दिया उसने. ये समझ पा रहे हो? तो और कोई स्टेट फंक्शन का एग्जांपल बताओ. डेल्टा यू, वेरी नाइस. तो डेल्टा यू फर्स्ट स्टेप, मतलब डेल्टा एच के लिए डेल्टा यू भी रहेगा, तो उसका रिलेशन क्या आएगा? डेल्टा u1 प्लस डेल्टा u2 प्लस डेल्टा. समझ में आ रहा है? और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा एस. एस मतलब एंट्रोपी, आगे जाके पढ़ने वाले स्लॉट में, वो टाइम है उसको. बट एंट्रोपी भी क्या रहेगा? स्टेट फंक्शन. तो स्टेट फंक्शन रहेगा तो उसमें भी क्या आएगा? डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3. समझ में आ रहा है? वैसे और एक हम लोग डेल्टा G पढ़ेंगे. अगेन वर्क डन एंड हीट, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है? स्टेट फंक्शन. तो सबके लिए ये एप्लीकेबल है. बट उसी बदले अगर मैं बोलूं कि A टू B जाते वक्त वर्क डन होता है W, A टू C जाते वक्त W1, C टू D जाते वक्त W2 एंड D टू B जाते वक्त W3, कैन आई राइट डाउन दैट W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. ये लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते. व्हाई? बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन. तो वो A और B के ऊपर डिपेंड करेगा या पाथ टेकन पे डिपेंड करेगा? पाथ टेकन. समझ में आ रहा है? तो A टू B जाते वक्त कुछ अलग वर्क डन होगा और बाकी तीनों में कुछ अलग अलग वर्क डन होगा. इसमें भी दिक्कत? ओके. तो इसके आगे लिख देना व्हाई? बिकॉज वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. ये समझ में आ रहा है सबको? लिख दो. ओके, डन. ये समझा सबको? अब इसकी क्वेश्चन करें. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे. मतलब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हो बताऊंगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे. ठीक है, चलेगा? ओके. अब क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हेस लॉ एंड लेवेज़ियर लैप्लेस लॉ दोनों के ऊपर बेस्ड ऑन है. ठीक है, ओके. तो लेवेज़ियर लैप्लेस लॉ सबको समझ में आ गया. सिर्फ रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या करने की? प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस. ओके, तो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके. बाय द वे पूरी थर्मोकेमिस्ट्री सिर्फ हेस लॉ के ऊपर ही है. ठीक है, उतना ही है और कुछ नहीं है. तुम लोगों को याद होगा बॉर्न एबर साइकिल, याद है क्या किसी को? तो बॉर्न एबर साइकिल में भी वही कर रहे थे. एक स्टेप में NaCl बना रहे थे और ऐसे 5 अलग अलग स्टेप्स में NaCl बना रहे थे. उसमें भी हम लोगों ने सेम लॉ अप्लाई किया था, बस उसका नाम नहीं पढ़ा था तभी. ठीक है, अब वो पढ़ रहे हैं. ओके, इसमें बॉर्न एबर की एक बार रिविजन होगी, उसके बाद फिर तुम लोगों के ऊपर है वो तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो. ठीक है, ओके. अब क्वेश्चन इज कार्बन ग्राफाइट. कार्बन इन ग्राफाइटिक फॉर्म, ग्राफाइट, डायमंड, फुलरीन. ठीक है, तो शॉर्ट में ग्रैप ऐसे लिख रहा हूँ. कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस क्या बनाएगा? CO2 गैस. इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू देकर रखी है -393
0.5 किलो जूल, ठीक है। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, क्या बनाएंगे? H2O गैस, ठीक है। H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू देकर रखी है -285.8 किलो जूल। CO2 प्लस H2O, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, गिविंग अस CH4 गैस प्लस O2 गैस, 2O2 गैस। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू देकर रखी है प्लस 890 किलो जूल्स। फाइंड डेल्टा H of reaction for carbon graphite plus 2H2 gas giving us CH4 गैस। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले 3 रिएक्शन डेटा है, गिवन डेटा, एंड लास्ट रिएक्शन जो है वो तुम लोगों को उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर किसी को आंसर समझ में आ रहा होगा तो खुद से ट्राई कर सकते हो, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। अब जो रिएक्शन हम लोगों को पूछी है, ठीक है, मतलब लास्ट रिएक्शन जिसका डेल्टा H निकालने बोला है, वो रिएक्शन ऊपर के डेटा को यूज करके अपने को बनानी है। पहला टास्क समझ में आ रहा है? तो उस रिएक्शन में सबसे पहले क्या दिख रहा है? कार्बन ग्राफाइट दिख रहा है। कार्बन ग्राफाइट और कौन से रिएक्शन में दिख रहा है? फर्स्ट वाले में दिख रहा है, ओके। तो फर्स्ट वाले में देखो, कार्बन ग्राफाइट अपने को कौन से साइड पे चाहिए? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड पे। एंड ऊपर वाले में भी कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो राइटिंग फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज, तो सी ग्राफाइट प्लस O2 गिविंग अस CO2 गैस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन? ओके, इसको कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर कुछ माइनस प्लस ऐसे कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, एज इट इज लिख रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में सेकंड क्या दिख रहा है तुम लोगों को रिएक्शन में? H2 गैस, 2H2 दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो H2 कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है? सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है। और किसी रिएक्शन में है क्या? नहीं। तो सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? एक है। कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए? कितने से, कौन सी साइड पे चाहिए? तो अपने को रिएक्शन एज इट इज लिखनी है, बट इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। समझ में आ रहा है? अब एक हाइड्रोजन के लिए 285, तो 2 हाइड्रोजन के लिए डबल होगा। पूरे रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है? गिविंग अस 2H2O बराबर है, रिएक्शन करेक्टली लिखी। एंड फिर बाद में यहाँ पे डेल्टा H 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 2 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 11 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 17 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 माइनस साइन एज इट इज रहेगी। माइनस साइन कब निकालेंगे? हाँ, जब रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तब, ओके। एंड लास्ट तुम लोगों को क्या दिख रहा है? CH4 कौन से रिएक्शन में दिख रहा है? थर्ड रिएक्शन में दिख रहा है। कौन से साइड पे दिख रहा है? राइट साइड पे। कौन से साइड पे चाहिए है? राइट पे ही चाहिए। तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। तो एज इट इज लिखेंगे। तो कार्बन नहीं, सॉरी, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड गिविंग अस CH4 गैस प्लस 2O2 गैस। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 890 किलो जूल्स। समझे? फिर बाद में ये हम लोगों ने करेक्टली सॉल्व किया है कि नहीं, वो देखने के लिए एक मेथड रहती है, सारे रिएक्शंस को ऐड करके देखने का। ये सारे रिएक्शन हम लोग वो मेन रिएक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं ना, तो सबको ऐड करके देखने का। एडिशन का रूल याद है? क्या रहता है? अपोजिट साइड पे जो चीज़ है वो कैंसिल आउट। कुछ दिख रहा है कैंसिल करने जैसा? ओके, H2O दिख रहा है यहाँ पे, एक H2O, कुछ बैलेंसिंग में मिस्टेक की है मैं, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक की लगता है मैंने। यहाँ पे 2 रहेगा तो 4 हाइड्रोजन आएंगे ना भाई, क्वेश्चन लिखते वक्त मिस्टेक की है, ठीक है। तो 2H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे 2H2O से, समझे? ओके। फिर और कुछ कैंसिल हो रहा है? ओके, 2 O2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और CO2 से कैंसिल हो रहा है। कुछ बच रहा है? कुछ मतलब कैंसिल करने के लिए नहीं, कुछ रिएक्शन में बच रहा है क्या? ओके, तो क्या बच रहा है? कार्बन ग्राफाइट प्लस 2H2 गैस गिविंग अस CH4 गैस। जो रिएक्शन बनानी थी वो बन रही है,
अगर कुछ एक्स्ट्रा का आया मतलब तुम लोगों ने करेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, समझ में आ रहा है? बट ये अगर करेक्टली आ गया तो अभी तक का सब कुछ करेक्ट है। फिर बाद में क्या करना है, वहाँ पे एंथैल्पीज को भी ऐड करना है। अगेन सेम सी रिएक्शन एक स्टेप में करो या 3 अलग अलग स्टेप्स में करो, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहती है। हेस लॉ कैसे अप्लाई कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ओके तो बताओ अभी इन सबके एडिशन ये खुद से कर लोगे, लास्ट आंसर निकालोगे? चलो देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है क्या। इसने तो डायरेक्ट छापा हुआ है आंसर। किधर रफ वर्क कहाँ पे है? अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू एल सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिविंग अस Al2O3 सॉलिड। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट इज, हाँ बाय द वे मीनिंग ऑफ नॉट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब STP, ठीक है, वो बाद में मैं अलग से लिख के दे दूंगा, बट एच नॉट कभी कभार रहता है तो नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है ओके, तो -1670 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पर मोल मतलब Al2O3 का 1 मोल बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज लगती है वो पर मोल, यूनिट से कुछ मतलब नहीं है बे। अपने को एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका यूनिट किलो जूल रहेगा, नंबर लिखने आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब उसके बाद 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड गिविंग अस 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3। ये रिएक्शन तुम लोगों ने कभी पढ़ी है क्या? क्या नाम है इसका? नहीं नहीं है मतलब वैसे करेक्ट है बट इस स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम। ठीक है ओके, हाँ किसी को पता है? ओके थर्माइट, वेरी नाइस। इस रिएक्शन का नाम रहता है थर्माइट प्रोसेस। क्या रहता है? थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, मतलब दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है इसमें। ठीक है, ये जनरली रेलवे ट्रैक्स जो रहता ना उसका जो मेटल रहता था वो मेल्ट करने में यूज़ करते थे। ठीक है, दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में ऐसे मतलब इन दोनों का मिक्सचर ऐसे मिक्स कर देते थे, थोड़ा सा हीट देते थे, फिर वो अपने आप रिएक्शन होती थी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती थी, मेटल मेल्ट होता था एंड फिर रेलवे ट्रैक्स कनेक्ट होते थे। वैसा ये रिएक्शन हम लोग घर पे भी कर सकते हो, थोड़ा रस लेने का, एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर मिक्स करने का, गैस के ऊपर रख देने का, अगले दिन तुम भी नहीं दिखोगे, घर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, हाँ मज़ा आ जाएगी। हाँ मतलब ऐसी कोई भी मतलब चीज़ नहीं है जो ये मेल्ट नहीं कर सकता। ये दुनिया के किसी भी चीज़ को मेल्ट कर सकता है। अगर किसी घर में चोरी करनी है तो ऐसे ताले के ऊपर ये पाउडर को मिक्स करने का, ऐसे लगाने का, ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल को, और उसको थोड़ा सा हीट करने का, बस ताला खत्म। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बाय द वे ये बताने का रीज़न हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है एंड ये अपने सिलेबस में है, रेलवे ट्रैक्स को कनेक्ट करने में यूज़ होता है। ठीक है ओके, तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन, फाइंड डेल्टा एच फॉर 2Fe सॉलिड गिविंग अस, नहीं ये ऐसे मुझे करके ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहिए साला, मैं भी क्रिएटर बन जाऊंगा। 3/2 O2 गैस गिविंग अस Fe2O3। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज। ठीक है, क्वेश्चन समझा? ये भी तुम लोग कर पाओगे, खुद से ट्राई करोगे, 2 स्टेप की रिएक्शन है, ज़्यादा भी नहीं है, तो तुम लोग कर पाओगे, करो। क्या हुआ? ये रिएक्शन इन दोनों को यूज़ करके बनानी है, खत्म। हाँ हाँ, उल्टा करेंगे तो इसको माइनस से प्लस करो। अरे तो इसलिए तो फर्स्ट लॉ पढ़ाया ना, लैप्लास लॉ, उल्टा करने के बाद प्लस करने का। कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत होगी फर्स्ट स्टेप में, देखो तुम लोगों को Fe ढूंढना है एंड Fe सेकेंड रिएक्शन में है बट इट इज ऑन प्रोडक्ट साइड, उसको रिएक्शन साइड पे लाना है, तो उसको फ्लिप करो, उल्टा करो। रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस से प्लस करने की। ठीक है, फर्स्ट लॉ लैप्लास लॉ। ओके चलो अब यहाँ पे देखो भाई, पहले हम लोगों को 2Fe चाहिए, 2Fe इज प्रेजेंट इन सेकेंड रिएक्शन, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो 2Fe प्लस Al2O3 गिविंग अस 2Al प्लस Fe2O3।
डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस दिस मच, ठीक है। फिर बाद में वी रिक्वायर 3/2 O2 विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रिएक्शन, तो उसको एज इट इज लिखो 2Al प्लस 3/2O2 गिविंग अस Al2O3 एंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -1670 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर तुम लोगों को Fe2O3 चाहिए जो कि फर्स्ट रिएक्शन में अपने आप आ गया है, तो उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। कैंसिलेशन क्या हो रहा है, 2Al से 2Al कट हो गया, Al2O3 से Al2O3 कट हो गया, आंसर क्या बच रहा है, मतलब रिएक्शन क्या बच रही है, 2Fe प्लस 3/2O2 गिविंग अस Fe2O3, जो चाहिए था वो मिल रहा है। ओके, तो इन दोनों की एडिशन करनी है। इन दोनों की एडिशन करने के बाद तुम लोगों को आंसर आना चाहिए -822.4 किलो जूल्स। आ रहा है क्या ये पक्का? जिन लोगों को नहीं आ रहा है उनके एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन में कुछ तो मिस्टेक हो रही है, वो एक बार चेक कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। ओके, अब नेक्स्ट, हाँ और मिस्टेक होने का और एक रीजन रहता है बे, कुछ गधे 0.6 -1670.0 ऐसे कर सकते हैं। हाँ ये रहते हैं ऐसे कुछ गधे, ठीक है, मेरे को पता है। तू क्या पीछे दिख रहा है ऐसे? तेरा भी आंसर गलत ही आया था ना, तूने ये नहीं किया था बट गलत तो था। हाँ तो वो गलत इज गलत। ओके, अब एक्स, तो याद रखना अब एक सिंपल सा रूल, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करने का। अरे हंस रहे हो तुम लोग, गलत आंसर है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। किसी ने तो येड़े ने किया रहेगा, मेरे को पता है, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा। अब नेक्स्ट, फिर लिखो ऐसा, अरे हाँ रुको, हेडिंग लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इसका सिंबल क्या रहता है, डेल्टा एच नॉट, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज विच इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। मतलब एट एसटीपी, ओके। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। बट केमिकल रिएक्शन हम लोग फ्रीज में करते हैं क्या? नहीं, हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग कितना देते हैं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, समझा? जो कि डिग्रीज में, सॉरी केल्विन में क्या बनेगा, 298 केल्विन, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलार। या फिर स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे, 1 मोल। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो कितनी मोल बनेगी, वो 1 मोल ही बनेगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच नॉट से, उसका अपने कुछ यूज होने वाला है क्या, नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डेल्टा एच नॉट ऊपर के रिएक्शन में लिख के दिया था ना, इसलिए बता दिया सिर्फ। अब क्वेश्चन लिखो, सिलिकॉन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग अस SiO2 सॉलिड, मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस, 2 कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिविंग अस 2CO गैस, एंड सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन ग्राफाइट गिविंग अस SiC सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड, ठीक है। डेल्टा एच फॉर दीज रिएक्शंस इज, एक्चुअली यहाँ पे हर जगह पे डेल्टा एच नॉट लिखा रहता है एड STP, वो नॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, -911 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर बाद में -222 किलो जूल्स एंड -65.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फाइंड डेल्टा एच फॉर, फाइंड delta H of reaction for SiO2 solid plus 3 carbon graphite giving us SiC plus 2CO, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब इसमें एक दिक्कत आएगी, ध्यान दो। SiO2 कितने रिएक्शन में है, मतलब कौन से रिएक्शन में है, फर्स्ट, ओके, वो तो तुम लोग कर लोगे। कार्बन कौन से रिएक्शन में है,
सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें से अभी कौन से रिएक्शन का कार्बन सिलेक्ट करना है? अब तो ऐसे टाइम पे कौन से रिएक्शन से कार्बन उठाना है वो कंफ्यूजन हो जाता है। एंड अभी यहाँ पे से किसी का दिमाग चल जाए कि यार यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो दोनों को ऐड कर दो। बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि इस रिएक्शन के कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है, तभी भी। हाँ समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे 3 और इसको उल्टा कर दिया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 और ये 3 उल्टा हुए हुए कैंसिल आउट होके भी 3 आ सकता है ना बे? समझ में आ रहा है? तो जो चीज 2 से ज्यादा रिएक्शंस में कॉमन रहे जैसे कार्बन, उसको इग्नोर मार देने का, अभी के लिए सोचने का ही नहीं, वो लास्ट रिएक्शन में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या दिख रहा है? एसआईसी कौन से रिएक्शन में? लास्ट रिएक्शन में, जहाँ पे चाहिए वहां पे ये क्या, तो उसको एज इट इज रखोगे। एंड फिर बाद में 2CO कौन से रिएक्शन में? सेकंड, जिस जगह पे चाहिए उधर ही है क्या, तो उसको भी एज इट इज रख दोगे। समझ में आ रहा है? इसमें जो चीज कॉमन रहती है, जैसे कार्बन 2 रिएक्शन में कॉमन है, उसको इग्नोर करने का, उसके बारे में सोचने का ही नहीं। गॉट इट? एंड फिर आगे वाले कंपोनेंट्स के बारे में सोचो एंड उनको बैलेंस करो। चलो ये ट्राई करो। हाँ हाँ, सी over here carbon is present in second and third reaction, so we cannot understand ना कि we have to select second और third reaction। समझ में आ रहा है? ओके तो ऐसे टाइम पे इसको सोचो ही मत, ठीक है? you will ignore it and you will go for SiC। now SiC is present in which reaction? third reaction, so you will use SiC to balance this reaction and then CO is present in which reaction? second। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में सोचो ही मत, ये अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा। चार में से एक को इग्नोर करो, बाकी 3 कंपोनेंट्स को बैलेंस करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा वैसे। ठीक है, चलो जल्दी लिखो, आंसर बताओ। चलो अब ध्यान देंगे सब जन यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SiO2 इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रिएक्शन, बट उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अभी मैं सॉलिड लिक्विड वो सब नहीं लिख रहा हुआ। SiO2 गिविंग अस Si प्लस O2, ये समझ में आ रहा है? अब इसको उल्टा कर दे तो इसकी एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे। अब उसके बाद कार्बन, ये 2 रिएक्शंस में कॉमन है, इसको देख सकते हैं क्या? फिर नहीं, इसको इग्नोर करने का। ठीक है, एंड विल गो फॉर SiC इज प्रेजेंट इन थर्ड रिएक्शन, तो क्या लिखने का? सिलिकॉन प्लस कार्बन गिविंग अस SiC। इसको एज इट इज लिखा तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 65.3। फिर बाद में 2CO इज प्रेजेंट इन सेकेंड रिएक्शन। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। सी ये अपने को एरो के उस तरफ चाहिए, यहाँ पे भी एरो के उस तरफ ही है, तो एज इट इज लिखेंगे। तो व्हाट यूल हैव 2 कार्बन प्लस O2 गिविंग अस 2CO माइनस 221 किलो जूल। एंड इन सबको ऐड जब करेंगे तो कॉमन चीजें अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है। तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है? अच्छा रुको रुको, SI और कुछ O2 एंड O2 और कुछ नहीं हो रहा है। अब बाकी सब अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है। SiO2 प्लस 3C गिविंग अस SiC प्लस 2CO। समझ में आ रहा है? ये 3C हम लोगों ने इग्नोर किया था, बट अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि बाकी मतलब 4 में से 3 चीजें तो बैलेंस कर रहे हैं ना भाई, तो फोर्थ वाली अपने आप बैलेंस्ड आउट हो जाती है। समझा? फिर तुम लोगों को सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। इसका आंसर प्लस 624 समथिंग आ रहा है। आया ये समझ में आ रहा है? पक्का? ये ऐसे वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना? ओके, अब थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये MCQ है, तो तुम लोग थोड़ा सा तो मतलब अंदाज लगा सकते हो। इधर कोई टाइम पास करते हुए दिखा तो समझ के रखना। पहले सब जन क्वेश्चन लिखने वाले हैं, क्वेश्चन लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। क्वेश्चन लिखना है बिकॉज तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते नहीं हो, फिर बाद में होमवर्क में तुम लोगों को वही क्वेश्चन के रीजन तुम लोग देते हो, नहीं आया मुझे, ऐसा शर्म आनी चाहिए साले तुम लोगों को। यहाँ पे पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है, एग्जाम में क्या ही करोगे फिर तुम? ओके तो क्वेश्चन लिखो सब जन, फिर ऑप्शन दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखो, 3 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन लिख के तुम लोगों को उसका आंसर सोचना है, फिर बाद में ऑप्शन दिखाऊंगा, 1 मिनट के अंदर तुम लोगों को आंसर देना है। चलो हाँ, और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब फ्लॉट यूज होने वाला है।
ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होगा। ठीक है, यूनिट्स हम लोगों ने देखे नहीं, आई गेस। पहला यूनिट किलो जूल्स है, नीचे वाला जूल्स है, आंसर बी है। वो तो मैंने भी अभी नोटिस किया, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखा नहीं था, बट जब आंसर रॉन्ग आया तब समझा, हाँ यस गलत हुआ। तुम लोगों का आंसर ए तक ठीक था, बट यूनिट्स में हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। उधर उधर भी एक्चुअली उन्होंने यूनिट्स नहीं दिया था, बट यहाँ पे तो दिए थे। तो 1 किलो जूल्स था, बाकी जूल्स थे। हम लोगों ने डायरेक्ट जो आंसर निकाला वो डायरेक्ट इसका वाला है। ये समझ में आ रहा है? तो हो गया, -1 सबका चला गया। अरे अरे ओके, अब जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन अपने लिख के हो चुके हैं। ओके, अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सब जन यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, व्हाट दे आर आस्किंग, वाटर जो 10 डिग्रीज पे है, वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, वी हैव टू टेक इट टू वाटर एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये इतना समझ में आ रहा है? एंड फॉर दिस दे हैव गिवन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन विच इज एक्स, डेल्टा नहीं क्या है वो, सीपी ना, Cp for water in liquid state, which is Y, I guess, and Cp for water in solid state, which is Z. ये समझ में आ रहा है? ओके, अब ये एक सिंगल स्टेप में होता है क्या? नहीं, इसमें 3 स्टेप्स है। कौन से 3 स्टेप? पहले वाटर 10 डिग्री से 0 डिग्री पे जाएगा। समझ में आ रहा है? कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। फिर बाद में 0 डिग्री पे वो कन्वर्ट होगा आइस में, सॉलिड में, एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ दिस सॉलिड वाटर गोज टू -10 डिग्री सेल्सियस। 3 स्टेप समझ में आ रही है? पहले 0 तक गया, फ्रीज हुआ, फिर बाद में -10 तक गया। अब लिक्विड वाटर को का टेम्परेचर कम करने के लिए, फिर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सीपी की वैल्यू क्या दी है? लिक्विड वाटर को हाँ वाई दी है। समझ में आ रहा है? एंड इसका यूनिट दिया है जूल पर मोल पर केल्विन। अब उन्होंने कितने मोल के लिए पूछा है? 1 मोल ही पूछा है, तो वाई वाई रहेगा। बट अभी उन्होंने कितने डिग्रीज के लिए पूछा है? 10 डिग्रीज ना बे, 10 to 0 लेके जा रहा है, तो इट विल बिकम 10 into y with a minus sign y because we are increasing the temperature or decreasing the temperature? Decreasing। किसी को अगर नहीं समझा होगा, सिंपल मेथड, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी, एन की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू -10। कम कर रहे हैं ना भाई टेम्परेचर, 10 मतलब 0 क्या 10 से 0 जा रहे हैं, तो 0 मतलब T2 - T1, 0 - 10 तो -10। समझा? तो ये -10y कैसे आया? समझा? फिर बाद में यहाँ पे 0 टू मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री से जा रहे हैं, बट लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या दी है? x दी है, बट x व्हाट? किलो जूल पर मोल। तो अब अगर हम लोग यूनिट्स जूल्स में रख रहे हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 1000x जूल पर मोल। समझे? यहाँ पे पर केल्विन अभी नहीं आएगा, मतलब इसको हम लोगों ने हीट में कन्वर्ट कर दिया। बाय द वे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो 10 केल्विन इंटू वो निकल गया। ठीक है, एंड लास्ट इधर हम लोग 0 से -10 और जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? -10 Z जूल पर मोल। समझे? पर मोल भी नहीं आएगा एक्चुअली, वो पर मोल भी कैंसिल आउट ही होने वाला है, हम लोग n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट ठीक है, मतलब जूल्स ही बचेगा इन शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इन सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, तो 1000, हाँ ये माइनस में आना चाहिए, ये माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि वो हीट रिलीज, हाँ क्योंकि देखो ये हम लोगों को क्या बोला है? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्ट करना, एंड हम लोग क्या, हाँ आइस से वाटर जाना, मेल्ट करना। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाटर से आइस जा रहे हैं, मतलब फ्रीज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? -x लेनी पड़ेगी, फॉलोड। एंड फिर फाइनली ये हो जाएगा -1000x -10y एंड -10z। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? -10 100x + y + z। यूनिट्स देखने में हम लोगों की गलती हो गई और कुछ नहीं। समझा? ठीक है, ओके लिख दो। ये हम लोगों का फ्लॉट
एंड हेस लॉ, थोड़ा सा हेस लॉ नहीं था इसमें, लेवेज़ियर लैप्लास लॉ था, ठीक है, उसको उल्टा किया ना हम लोगों ने, वैसा दोनों की थोड़ी सी एडिशन थी और कुछ नहीं। ये समझा क्या, 3 स्टेप्स, तीनों को ऐड किया। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन है ना 10 बार मिलेगा तुम लोगों को, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये 2024 में भी आया हुआ है और ये अभी 2025 में भी है, उसके पहले भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों बट हर साल पूछा ही जा रहा है, पकड़ के चलो हर ऑल्टरनेट साल तो पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो वो एक कर लेता है, आंसर आ गया, ये बाद में घर पे आगे चाहिए तो खुद से लिख देना वापस, ठीक है। ओके, तो मस्त क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, बार बार दिखेगा। और ये मतलब मेरे नोट्स में भी एक है, मेरे नोट्स में थोड़े अलग फॉर्मेट में है, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है। मेरे नोट्स में भी कभी का PYQ था, ये हर साल आता है, इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट, ठीक है। ये तुम्हारे क्या बोलते हैं एग्जाम में भी बार बार पूछूंगा, ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बाय द वे, पहले के साल में भी आया हुआ है ना, इसलिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे सब जन, चलो। एंड हाँ, क्वेश्चन चेंज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता भाई। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, डायमंड्स टू ग्राफाइट, उल्टा कर दूंगा, ग्राफाइट टू डायमंड हो गया ना क्वेश्चन चेंज, ठीक है। हाँ, वो वहाँ पे तुम लोगों को सेम क्वेश्चन दिखेगा बट वो अलग रहता है, तो हमेशा सॉल्व करो क्वेश्चन, PYQ तो हमेशा सॉल्व करने के। हाँ बट हाँ नहीं, हाँ अब यहाँ पे तुम लोग तुम्हारा दिमाग लगाओ खुद से। जी, ICC वाले कौन कौन है यहाँ पे, सब जन है ना। तुम लोगों को स्कूल में जो मेथड रहती थी ना वो है ये, अब 10th तक नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे, अभी स्कूल में जैसे लिख के देते थे वैसा वाला है ये, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, अब वो खुद से समझने का। क्वेश्चन दिया है ना भाई, देन अच्छा देन, अच्छा हाँ देन रिलेशनशिप्स, तो क्वेश्चन लिखो फिर रिलेशनशिप्स दिखाता हूँ। हो गया क्वेश्चन लिख के, फर्स्ट लाइन तो हो गई रहेगी, इतना तो हो गया रहेगा। आंसर्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, कितना टाइम हो गया बाय द वे, हो गया 3 मिनट हो गए, हो जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर्स, तब तक तुम लोग सोच लो, तब तक सोचो तुम लोग खुद से, देखते हैं। नहीं आज जाने का सोच रहा हूँ। अच्छा है, ओके। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ। चलो हैंड रेस करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो मेजॉरिटी बी के साथ है, चेक करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में x और y है ना, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग, और सब कुछ एक ही मैनर में दिया हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर गलती से उन्होंने कुछ भी अलग करके दिया रहता, इधर लिखते कैसे, इससे लिखते ना, हाँ, अगर गलती से उन्होंने कुछ भी अलग करके दिया रहता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिया रहता कि +395, ये क्या डायमंड है, ओके हाँ, 395 किलो जूल पर मोल, एंड यहाँ पे लिखा रहता -393 किलो जूल पर मोल, एंड दे वुड हैव आस्क्ड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, निकालो जरा इसका आंसर, डेल्टा H निकालो। x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं अभी, मैं डेल्टा H पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द आंसर फॉर डेल्टा H? कौन सा 780 बे, 788?
अरे एक मैंने माइनस लिखा और एक प्लस लिखा है क्या? सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं। हाँ मतलब माय बैड। हाँ ओके, 2 प्लस या माइनस +2 आएगा, बराबर है, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आना चाहिए -2। कितना आना चाहिए? अब यहाँ पे ये सबका पैटर्न सेम है ना, इसलिए तुम लोगों का आंसर करेक्ट है। रुको, पहले ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए ना, क्योंकि कुछ लोगों का आंसर रॉन्ग आया था, फिर बाद में कंफ्यूजन बढ़ाता हूँ। इसको इरेज कर दूं, पहले ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करके। सॉरी सॉरी। अब ध्यान दो बे। तो सबसे पहले तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड। तो वो बहुत सिंपल है, तुम लोगों को ये ऊपर वाली एक्स की रिएक्शन जो है वो वाई एंड जेड के टर्म्स में लिखनी है, और क्या। तो यहाँ पे तुम लोगों को डायमंड चाहिए, डायमंड पहले ही रिएक्शन में एज इट इज लिखेंगे, एंड बाद में दूसरे वाले में क्या है? ग्राफाइट है, ग्राफाइट को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो कार्बन डायमंड प्लस O2 गिविंग अस CO2 प्लस Y एंड कार्बन सॉरी CO2 गैस गिविंग अस प्लस Z गिविंग अस कार्बन ग्राफाइट प्लस O2। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये CO2 और ये CO2 कैंसिल आउट हो गया, ये O2 और ये O2 कैंसिल आउट हो गया, तो रिएक्शन क्या बन रही है? Z कार्बन डायमंड गिविंग अस कार्बन ग्राफाइट प्लस Y। समझे? पक्का? अब ये Z इस तरफ है, बट अपने को इसको उस तरफ लेके अगर जाना हो, क्योंकि देखो हम लोगों को x के साथ कोरिलेट करना है ना बे, तो x इस तरफ है, तो वैसे ये Z भी फिर उस तरफ जाना चाहिए। तो Z को अगर मैं उस तरफ दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस। तो ये बनेगा y माइनस Z प्लस कार्बन ग्राफाइट गिविंग अस कार्बन डायमंड। ये समझ में आ रहा है? तो कार्बन डायमंड गिविंग अस कार्बन ग्राफाइट प्लस y माइनस Z, ये अपनी फाइनल इक्वेशन बनी। एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है? कार्बन डायमंड गिविंग अस कार्बन ग्राफाइट प्लस x, तो प्लस x करस्पॉन्ड्स टू। आंसर कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? श्योर ना? ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं जिसमें तुम लोगों का सबका आंसर रॉन्ग चला जाएगा, मतलब इसमें ही वेरिएशन जब आएगा तो कैसे आएगा? इरेज कर दूं इसे, इसको रिवर्स करना है और फिर करना है। जल्दी लिखो चलो। हाँ फिर करना है, यस। नहीं नहीं, ये अच्छा ये वाला ना, इसमें तुम वैसे भी करोगे ना तो भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों सेम आएगा? बिकॉज सबका पैटर्न सेम है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैसे दिया हुआ है। ठीक है, बट एक अगर मैं पार्ट चेंज कर दूं, वही बता रहा हूँ अभी। ओके हाँ, कुछ भी करो, इसमें आंसर रॉन्ग जाने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, मतलब इसमें कैसे भी सॉल्व करो आंसर रॉन्ग जा ही नहीं सकता। एकदम ही कुछ गलत ही कर रहे हो तो मतलब हाँ मेथड ही गलत है तो आंसर रॉन्ग जाएगा, नहीं तो इसमें आंसर कभी रॉन्ग नहीं जा सकता। अब हो गया लिख के? अब ध्यान से देखना, अब कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके, मैं क्वेश्चन पूरा चेंज कर रहा हूँ, ये सब कैंसिल आउट कर रहा हूँ, रेड से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ये सब कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, एंड अभी येलो से मैं मेथड मतलब वैल्यूज लिख रहा हूँ। अबे यार क्या फालतू की चीज़ है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड येलो से now they are asking delta H for first reaction, given that in second reaction plus 395 kilojoules of heat is released and in third reaction plus 393 kilojoules of heat is released। क्वेश्चन समझा? अब आंसर क्या आएगा? अभी तुम लोगों को आंसर पता है, बट अगर तुम लोग इसी मेथड से जाओगे, x इज इक्वल टू क्या था ऑप्शन? y माइनस जेड, y माइनस जेड अगर अभी करोगे तो आंसर कितना आएगा? +2 आएगा, जो कि आंसर क्या रहेगा? गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? ध्यान दो, यहाँ पे इन्होंने ये डेल्टा एच की वैल्यूज दी है क्या? नहीं, इन्होंने ये रिएक्शन में ही एनर्जी चेंज इन्वॉल्व कर दिया है। समझ में आ रहा है? अब समझो, कार्बन डायमंड जब CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्लस 395 किलोजूल्स एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है? रिलीज कर रहा है।
बराबर ना बे। प्रोडक्ट साइड पे जो भी एनर्जी चेंज होता है वो एब्जॉर्ब्ड रहता है कि रिलीज रहता है, एंड रिएक्टेंट साइड पे जो भी एनर्जी चेंज रहता है वो एब्जॉर्ब रहता है कि रिलीज रहता है, एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? ये आईसीएससी में तुम लोगों को पढ़ाया होगा। सब जन यहाँ पे आईसीएससी वाला है, कोई एसएससी वाला है? हाँ ओके, तो ध्यान से सुनो। जब कभी प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट अपने को चीजें देता है ना, तो यहाँ पे इतनी एनर्जी अपने को मिली, मतलब जो प्रोडक्ट था उसने वो एब्जॉर्ब किया, रिलीज किया एनवायरमेंट में छोड़ दी। समझ में आया? प्रोडक्ट साइड पे जो भी चीजें वो मिलती है, एंड रिएक्टेंट साइड पे जो भी चीजें वो दी जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन में प्रोवाइड करूंगा। वैसे अगर यहाँ पे 393 ऐसे कुछ रहा तो ये एनर्जी मैंने क्या की, प्रोवाइड की, मतलब उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एंड प्रोडक्ट साइड पे जो भी आता है वो क्या होता है, रिलीज रहता है। समझे? तो यहाँ पे अगर डेल्टा एच की वैल्यूज में पूछूं तो डेल्टा एच फॉर फर्स्ट रिएक्शन कितना है, -395, एंड सेकेंड रिएक्शन क्या है, -393। ये फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? तो अगर डेल्टा एच पूछा है तो पहले इन वैल्यूज को भी डेल्टा एच के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है? ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अलग अलग मैनर में पूछा ही जाएगा। अब यहाँ पे ये इजी मैनर में पूछा है कि ऐसे कर दिया, नेक्स्ट टाइम शायद से एक वैल्यू डेल्टा एच दे दे एंड बाकी दो वैल्यूज ऐसे ही टर्म्स में दे दे। ये खुद से सॉल्व करोगे तो समझेगा और अच्छे से। मस्त क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। एंड अब फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड सेकंड रिएक्शन को क्या करेंगे, सेकंड को रिवर्स करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एंड दोनों की एडिशन क्या आएगी। ये मैं वापस बाद में रिपीट कराऊंगा, डोंट वरी, अगर कुछ भी दिक्कत रहेगी वापस आएगा, ठीक है। मतलब ये सेम क्वेश्चन हम लोग वापस एक बार तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक है, तब देख लेते हैं। हाँ भाई, मतलब अभी अगर तो कुछ दिक्कत रहेगी, पहला वाला पहली मेथड मतलब आंसर आ गया था, आंसर समझ में आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना, मतलब इसमें मैंने घुसेड़ दिया, अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या टाइम हो रहा है, ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस लिखना स्टार्ट करो। करंट सीधा बैठ, बातें बंद। एंथैल्पी चेंज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। ओके, अब इसमें इतना याद रखना कि ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 मोल। यहाँ पे लिख देना, ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 मोल, ठीक है। ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 मोल। ऑल एंथैल्पी चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 मोल, ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज 3 फेजेस में हम लोग देखने वाले हैं, सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस, गैस वापस लिक्विड में, एंड लिक्विड वापस सॉलिड में। इसके अलावा और एक मेथड रहती है सॉलिड डायरेक्ट गैस में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या बोलता है, मेल्टिंग बोलता है, बराबर। तो इसे लिखते वक्त हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्ट करना। इसकी मेथड समझ में, डेल्टा और एच के बीच में फ्यूजन, मतलब सारी प्रोसेस के नाम लिखेंगे, ठीक है। ये इतना अपने को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब डेल्टा एच के बाद भी लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। बट जस्ट प्रॉपर मेथड ये है कि डेल्टा और एच के बीच में हम लोग हमेशा प्रोसेस का नाम लिखते हैं। अब लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो तो वेपराइजेशन, तो इसे लिखने का डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ऐसे कुछ, डेल्टा और एच के बीच में वेपराइजेशन। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, तो इसे लिखा जाता है डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन, सॉरी। एंड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना उसे फ्रीजिंग, तो डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। सॉलिड गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, समझे? ओके, अब कौन सी प्रोसेस प्लस है, कौन सी प्रोसेस माइनस है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज हीट रिलीज होगी, बराबर है ना। लिक्विड जब फ्रीज हो रहा है तो उसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे, उसमें से हीट निकालेंगे, हीट निकाली मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना, हीट एब्जॉर्ब होगी और रिलीज होगी, इतना सबको समझ में आता है।
लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है। हीट करना मतलब एब्जॉर्ब करेगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। उसी बदले गैस को कंडेंस कर रहे हैं, ठंडा कूल डाउन करते हैं ना गैस को, तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसमें डेल्टा एच इज सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, हीट एब्जॉर्ब करके रिलीज करके, एब्जॉर्ब करके, तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब कुछ डेफिनेशन लिख देंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय द वे डेल्टा एच का मीनिंग क्या था? चेंज इन एंथैल्पी? नहीं, ऐसा मतलब फिजिकल मीनिंग, फिजिकल। हाँ, चेंज इन हीट, ओके, बहुत अच्छे। टोटल एनर्जी, ये भी करेक्ट है, टोटल एनर्जी। एंड अगर हीट के साथ कंपेयर करना हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट के साथ कुछ रिलेशन, डेल्टा यू नहीं, प्लस विच इज ओके, विच इज क्यूपी। QP. डेल्टा एच इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एक ये है, एंड दूसरा है टोटल एनर्जी। इसके दो मीनिंग्स है, समझ में आ रहा है? चलो इसकी डेफिनेशन लिख दो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों समझ में आ रहा है? डेल्टा एच इज क्यूपी, चाहिए तो लिख के रखना। इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट constant pressure when 1 mole of a substance is converted from its solid state to its liquid state, is converted from its solid state to its liquid state। ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। H2O solid converted to H2O liquid. Delta H for this reaction is delta H of fusion for this reaction is plus 6.01 किलोजूल पर मोल। आई गेस बाद में मैंने प्लस 5 दिया था जो कि गलत है, बट चलता है उतना। ये एग्जाम में डेटा दिया रहता है भाई, ये डेल्टा एच की वजह से तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखनी नहीं है। सेकंड बी, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। इसकी डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना अभी। फ्रीजिंग में हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? रिलीज, तो वही डेफिनेशन आएगी। इट इज द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, ओके। तो इसमें H2O लिक्विड गिविंग अस H2O सॉलिड, इसका डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग कितना आएगा? परफेक्ट, ठीक है, -6.01 किलो जूल पर मोल। याद रखना है ये माइनस और प्लस तुम लोगों को डिसाइड करना है। जैसे पहले वाले एक बीच में एक क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया था x और अपने को फ्रीज करना था, उल्टा करना था, -x लेना था, याद है उस क्वेश्चन में? तो प्लस और माइनस तुम लोगों को डिटरमाइन करने आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन लिख के देने की जरूरत है। ओके, वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी, वेरी नाइस। तो इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू इट्स वेपर स्टेट या फिर गैसियस स्टेट। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज प्लस 44.0 किलो जूल पर मोल। एंड नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ प्लस माइनस लिख रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन delta H of condensation
इसमें H2O गैस इज कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड। कंडेंसेशन में डेल्टा H की वैल्यू प्लस या माइनस? माइनस, बिकॉज गैस कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो माइनस 44.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, E एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में हीट गेन होगी या रिलीज होगी? गेन होगा। ओके, तो H2O सॉलिड इज कन्वर्टेड टू H2O गैस, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन, वेरी नाइस, निकालो। ठीक है, चलो भाई करो कैलकुलेट यूजिंग अबाउट डेटा। ठीक है, चलो आगे इसका आंसर पक्का। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। लिखो, सेकंड, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ए, आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो बात करना बंद। अब बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन? हाँ, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बराबर। अब हम लोगों ने इसके पहले जब भी आयनाइजेशन पढ़ा है तो इट इज फॉर वन एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑल में कैलकुलेट किया था, समझ में आ रहा है। बट अभी हम लोग कितने अमाउंट के लिए निकालने वाले, एंथैल्पी कितने के लिए रहती है? 1 मोल। ठीक है, एक बार डिफरेंशियल लिख देते हैं। इट इज दी, हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है? एब्जॉर्ब ना, वो इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंकना है, एब्जॉर्ब करेगा एटम एनर्जी, तो इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब, इट इज द हीट एब्जॉर्ब, सॉरी, हाँ, हर एक के लिए, यस, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, at constant pressure, when 1 mole of electrons, when 1 mole of electrons are removed from 1 mole of electrons are removed from 1 mole of gaseous atoms, are removed from 1 mole of gaseous atoms। ठीक है, हाँ, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when 1 mole of electrons are removed from 1 mole of gaseous atoms, 1 mole of gaseous atoms। ठीक है, ओके, तो ये मुझे लगता नहीं इसको पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हम लोग पहले से पढ़ के हो चुका है। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना, तो एल्यूमिनियम जैसा मेटल है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 3। अब इसका पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Al 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, कौन सा चार्ज आएगा? +2, तो Al 2 प्लस बना। एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो Al 3 प्लस, इसको बोलने का आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। विच वन इज हाईएस्ट? ओके, ये याद है सबको? इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पहले से पढ़ के हो चुका है, सबको समझ में आ रहा है। अगर कुछ दिक्कत रहेगी, देखो यहाँ पे कोई चार्ज था क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, अगर कोई एब्सेंट था या फिर कुछ, फिर +2 चार्ज आने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि 2 प्लस से पकड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्या? नहीं, तो इसमें और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है? आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 में। आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज हाईएस्ट, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है, ऐसा कोई घटिया सा क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है,
what is the electron gain enthalpy of Na plus गैस? समझ में आ रहा है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस गैस? एंड नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन दूंगा तब ये बहुत इजी हो जाएगा खुद से, ऐसे कुछ नंबर नहीं चाहिए, कुछ तो रिलेशन बताओ इन शॉर्ट। हाँ वेरी नाइस। तो इट इज नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। देखो ध्यान दो, Na प्लस तो सोडियम के आउटर मोस्ट में रहता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ एक पार्ट मेंशन करना भूल गया, 1 मोल ऑफ गैसियस आइटम्स लिखा ना, हाँ तो यहाँ पे भी लिख देना बे, आयनाइजेशन ओनली अकर्स इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन में लिख के दिया था, यहाँ पे लिखना रह गया, ठीक है। ओके, तो Na प्लस गैस जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बनाता है Na प्लस गैस प्लस 1E बाहर निकल गया, इसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है, IE1, ठीक है। अब व्हाट दे आर आस्किंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस। तो Na प्लस जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये इस रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस रिएक्शन की उल्टी है, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं समझा? ओके, किसी को दिक्कत रहेगी तो ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या? तो Na प्लस गैस इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na गैस, ठीक है, विच इज अपोजिट ऑफ दिस रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका अपोजिट मतलब क्या करने का? माइनस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये नीचे ऑप्शन में रहता है, ऐसे 4 ऑप्शन में किधर तो एक ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ये समझा? ओके, दूसरा इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये हम लोग सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के करके हो चुके हैं बाय द वे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड उसकी डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फोर्थ, फिफ्थ, चलो ठीक है। 300 किलो जूल पर मोल, 550 किलो जूल पर मोल, 5000 किलो जूल पर मोल, 7500 किलो जूल पर मोल, 15000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। द एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप? समझा? हाँ, तो ये सबको याद है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। तो द एलिमेंट विल बिलोंग टू ग्रुप 2, वाई? हाँ, उसमें मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, बट सेकंड के बाद थर्ड इजीली निकल पा रहा है क्या? कितना टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है? 9-10 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस आने का रीजन क्या है? बिकॉज एलिमेंट हैज बिकम वेरी स्टेबल। स्टेबल एलिमेंट कब बनता है? जब इट इज इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड पकड़ लेते। चलो, फर्स्ट शेल में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 2, सेकंड में 8, एंड अगर थर्ड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगी, सेकंड निकालने के लिए कुछ लगी, 2 इजीली निकल गए, एंड देन इट हैज अटेन्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचते ही वो क्या बन जाएगा? हाईली स्टेबल बनेगा। अब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, 10 टाइम्स एनर्जी लग रही है। तो इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा ग्रुप? ग्रुप 2। ये याद है, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। ओके, आगे बढ़े, ये क्वेश्चन लिख देना एंड लिख देना एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। पीरियोडिक टेबल, अभी इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना है, वो भी मतलब करके हो चुके हैं, रिवीजन रहेगी सिर्फ, ठीक है। तेरे हाथ को क्या हुआ है? अब ये ठीक कब होगा? चलो, हो गया। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बी। हम लोग अभी एटॉमिक मतलब एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है।
एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटम में जो चेंज होते हैं वो, ठीक है। हाँ चाहिए तो ये लिख देना, ऑल दिस चेंजेस आर केमिकल प्रोसेसेस। जब कभी इलेक्ट्रॉन का लेना देना कुछ अलग चेंज होता है तो उसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। इट इज लाइक रेडॉक्स रिएक्शन ना बे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन होना मतलब रिडक्शन, वैसा। तो ये केमिकल प्रोसेस है। उसके बदले इसके पहले जो पढ़ा था वो क्या था, फिजिकल प्रोसेस, मेल्टिंग बॉइलिंग, वो सब क्या रहता है, फिजिकल चेंज रहता है। एंड इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस ये सब केमिकल चेंज रहता है, ठीक है। ओके बढ़े आगे, हो गया होगा। अब बी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन लिख के दूं या पता है? पहले जैसे ही सिर्फ क्या होगा, पहले हम लोग एक एटम के लिए पढ़ते थे, अभी पहले एक एटम के लिए था, अभी किसने के लिए, एक मोल के लिए, ठीक है चलेगा। डेफिनेशन लिख के दूंगा तो ओके। अब एक बार वापस रिवीजन दे रहा हूँ, पूरा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। लेट अस से ऑक्सीजन है +8 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में, अरे ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन बराबर। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दो चीजों में जब अट्रैक्शन होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। देखो अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, समझ में आ रहा है? अगर कुछ लिखना बाकी होगा तो बाद में लिख लेना, पहले यहाँ पे ध्यान दो, नया टॉपिक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पहला जब ऐड किया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी एंड एनर्जी कम हो गई, ठीक है। अब फिर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में कितने हो गए अभी, 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट शेल में, सॉरी सेकंड शेल में, एंड फर्स्ट शेल में 2, टोटल 9 हो गए। प्रोटॉन कितना है, 8 है, तो 8 प्लस चार्ज और 9 माइनस चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया, 1 माइनस हो गया। अब नेगेटिव चार्ज है। अब अगर बाहर से और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, रिपेल होंगे। अब रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली ऐड कर पाएंगे क्या, तो इसको जबरदस्ती अंदर घुसेड़ना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव टू गिव सम एनर्जी और इट विल रिलीज सम एनर्जी, वी हैव टू गिव सम एनर्जी। तो यहाँ पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो सेकंड वाले में इसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है, समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे एनर्जी बढ़ती है डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी कम हो रही थी, डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg1 प्लस या माइनस, माइनस, बट उसके बाद डेल्टा एच Eg2 पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद तो ये +8 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं साइज बढ़ते जाती है, पता होगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड नेगेटिव चार्ज कितना आया, 2 माइनस आया। अब अगर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, इजीली ऐड हो गया और डिफिकल्ट बन गया, तो और एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी। तो डेल्टा एच Eg1 सॉरी डेल्टा एच Eg2 एंड Eg3 व्हिच वन इज हायर, Eg3 एंड Eg4 व्हिच वन इज हायर, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैल्यू और प्लस होते जाएगी और बढ़ते जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, भूल के रहोगे बट स्टिल, हाँ तो नोट वापस लिख देता हूँ, चलो नोट। तो डेल्टा एच Eg1 इज नेगेटिव ऑलमोस्ट, नहीं ऑलवेज, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शंस आते हैं और एक्सेप्शंस के ऊपर ही सारा क्वेश्चन आते हैं अपनी इनऑर्गेनिक में। इसमें एक्सेप्शंस क्या है, वेरी नाइस। तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, इन सब में डेल्टा एच की वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बन जाती है, नेगेटिव। याद है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ आर अपोजिट, रिवाइज करना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था। इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं, ग्रुप 17 तो नेगेटिव रहता है। इसके अलावा ऐसे ग्रुप जिनको इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं है,
ग्रुप 18 को छोड़ के और कोई ग्रुप? हाँ, नाइट्रोजन ग्रुप 15, ठीक है। नाइट्रोजन वाई बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। रिवाइज करने का भाई, अभी पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एंड उसके अलावा और कोई? बेरिलियम क्या रहता है? फुल्ली फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड वॉट यहाँ पे 2p, एंड यहाँ पे फुल्ली फिल्ड क्या 1s, सॉरी 2s2, ठीक है। ये वाले भी इलेक्ट्रॉन किसी को पसंद नहीं करते हैं, इनमें भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। एंड उसके बाद फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आफ्टर दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ऑल अदर्स आफ्टर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तुम लोग अगर नोटबुक भी अच्छे से कर लोगे ना तो तुम लोगों का स्कोर अच्छा ही आएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है वो बार बार रिपीट होती ही है, ये सब के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 का मॉड, मतलब विच वन इज हायर, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 का मॉड। प्लस साइन हटा दो, माइनस साइन हटा दो, प्लस माइनस से लेना देना नहीं, नंबर वाइज विच वन इज हायर, 1 या 2? 2, ठीक है। 2 इज हायर, ये भी पहले लिख के दिया हुआ है, ठीक है। एंड अभी हम लोगों ने और थोड़ा सा पढ़ा। एंड फिर बाद में अगर मैं थर्ड की बात करूँ और 2 की बात करूँ, विच वन इज हायर? 3 इज हायर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ Eg4 एंड Eg3 तो विच वन इज हायर? 4 इज हायर, एंड कंटिन्यूड लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं Eg1 एंड Eg2 इनका एडिशन पूछूं तो वो प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा, बिकॉज Eg2 इज हायर, प्लस वैल्यू इज हायर, तो दोनों के एडिशन करेंगे तो प्लस वैल्यू का ऐड होगा, मतलब प्लस हायर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स giving us O2 minus. This reaction is exothermic or endothermic? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, प्लस वैल्यू बड़ी है, नहीं समझा? देखो अब ये रिएक्शन में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सी अच्छे से बताता हूँ, चलो। अब पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो ये प्लस रहेगा, माइनस रहेगा? माइनस। जब O माइनस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है? तो विच वन इज हायर, माइनस वैल्यू या प्लस वैल्यू? प्लस वैल्यू। एंड फिर इन दोनों के एडिशन अगर हम लोग करेंगे, O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस O2 माइनस, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा? प्लस बनेगा। ओवरऑल डेल्टा H अगर प्लस रहता तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं भाई, ये नोट में से मतलब क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा, समझ में आया? लिख दो ये, चलो जल्दी बोलो। हाँ, बिकॉज सी पहले वाले में एटम क्या था? न्यूट्रल था, प्रोटॉन का चार्ज है 8, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर की तरफ जेड इफेक्टिव कुछ तो जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी कम हो गई तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, खत्म। डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, एटम एब्जॉर्ब करेगा। हेलो हेलो, हाँ एडर है, हाँ करे चालू का है। हाँ अच्छा इधर है, हाँ ठीक है, ये तो है। आज कब तो थोड़ा सा लेट लेट 21 लिखते रहा, क्योंकि तुम लोगों ने 6 लिखने की हैबिट डाल दी और मेन एग्जाम में अगर तुम लोगों ने 6 लिखा और वो रॉन्ग गया तो वो ज़्यादा खतरनाक है ना। पी पाई डी पाई नहीं, बट पी वाई क्यूज में भी है और तुम्हारे मॉड्यूल्स में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, वो तुम लोगों ने कम सॉल्व किया है। हाँ सुनो, चलो ये कवर कर लेते हैं यहाँ पे। ध्यान दो, ये पार्ट पता नहीं कैसे बट मैं बताना रह गया हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो सब जन ध्यान देंगे। पी पाई डी पाई ये कंसेप्ट हम लोगों ने अपेरेंटली पढ़ा नहीं है, ऐसे मतलब कैसे भूल गया पता नहीं, इतना सिंपल सा, बट ठीक है। अब SO3 में S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है और एक पाई रहता है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा। जैसे एक टाइप रहता है पी पाई, मतलब सल्फर पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ऑक्सीजन भी पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। दूसरा टाइप रहता है पी पाई डी पाई, मतलब एक एटम पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है बट दूसरा एटम डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। एंड लास्ट रहता है डी पाई
डी पाई, मतलब दोनों एटम्स जो है वो कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 3 टाइप के पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब सल्फर की अगर मैं बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। बट सल्फर कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 6 बॉन्ड्स बना रहे हैं। 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए अपने को 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करने का, डी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, अरे उस प्रोसेस का नाम एक्साइटेशन करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनकी मिक्सिंग हो गई। ये sp2 है, इतना आता है SO3 पढ़ा रहा हूँ, SO3 का ट्राइमर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये sp2 हो गया। अब sp2 होने के बाद फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचे, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल का है। ये दोनों कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अरे भूल गए क्या सब कुछ। हाइब्रिडाइज जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एंड जो अनहाइब्रिडाइज बचते हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सल्फर 3 पाई बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है ना, 3 डबल बॉन्ड्स है, मतलब 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन उसका जो पाई बॉन्ड का है वो कौन से ऑर्बिटल का है, पी। एंड बाकी 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के हैं, डी ऑर्बिटल के। समझ पा रहे हो। एंड ये सल्फर किसके साथ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ डी ऑर्बिटल भी रहता है क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड ये हमेशा कौन से ऑर्बिटल से बनाएगा, तो ये पी पाए, ऑक्सीजन हमेशा पी पाए, सल्फर एक बार पी पाए क्योंकि एक पी ऑर्बिटल है। बाद में ये दूसरा ऑक्सीजन पी पाई ही रहेगा, बट सल्फर कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, डी पाई। ऑक्सीजन पी पाई ही रहेगा, बट सल्फर कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो हाउ मेनी पी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन SO3, 1। एंड हाउ मेनी पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर देयर इन SO3, समझे। अब ट्राइमर वाला जो क्वेश्चन है वो खुद से सोचने का, समझे। ओके, अब इसके मार्क्स क्यों नहीं दूंगा मैं, चैप्टर पढ़ा के 2-3 महीने हो गए, उतने में तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए क्या जिसमें ये कंसेप्ट है। तो ये तुम लोगों की भी गलती है ना, मतलब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कम कर रहे हो किधर। तो नहीं, हाँ नहीं तो छोड़ क्यों दे रहे हो, तो फिर मेरे को लेके आओ ना, मतलब मैं बता दूंगा, मुझे भी रियलाइज होगा कि अरे ये पार्ट पढ़ा। नहीं, अरे पाई बॉन्ड का हो गया अभी, ठीक है, ए समझे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो और एटलीस्ट तुम लोग गूगल तो करके देख सकते थे ना भाई क्या है क्या नहीं है वैसा कुछ, ठीक है। अरे मतलब सबसे सिंपल तुम लोग मुझे तो डाउट लेके आ सकते थे वैसा, ठीक है। तो मुझे उधर ही रियलाइज हो जाता, 2 महीने के बाद पता चल रहा है कि अरे ये वाले क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने किए, मतलब क्या है वैसा, ठीक है। चलो ये लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बाद में केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में किधर तो ऐड कर देना अगर आज नहीं रहेगा तो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब पता रहना चाहिए। ये रह कैसे गया वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे यार। इतने कंपाउंड्स पढ़े उसमें भी कभी ऐसे पीपाई डीपाई हम लोगों ने एक भी बार नहीं किया, क्या फालतू गिरी है बे। हाँ वही मतलब, अरे वो मतलब मैं वीबीटी के बाद ही पढ़ाता हूँ ये एग्जाम्पल, जब हम लोग H2O CH4 वो सब करते हैं ना, तभी वो क्या पता कैसे फ्लो में रह गया रहेगा, पता नहीं, छोड़ो, ठीक है, याद भी नहीं आया। चलो हो गया, जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट, अब लिखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, C, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखो, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू convert 1 mole of a molecule, to convert 1 mole of a molecule
into its corresponding atoms. Convert 1 mole of a molecule into its corresponding atoms. Into its corresponding atoms is the heat change at constant pressure, heat absorbed at constant pressure to convert 1 mole of a molecule into its corresponding atoms. बॉन्ड ब्रेकिंग डिफरेंस वही अभी उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. ओके ठीक है. 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एटम्स. ठीक है. अब ध्यान दो, मेरे पास CH4 है. ठीक है. इस CH4 गैस को मैंने तोड़ दिया और उसको इसके करस्पॉन्डिंग आइटम्स में कन्वर्ट किया. तो सबसे पहले आइटम कौन सा बाहर निकलेगा? अरे बोलो. अच्छा H निकलेगा. ठीक है चलो H निकलेगा. कितने H निकलेंगे? 4 निकलेंगे. कौन से फॉर्म में निकलेंगे? गैस फॉर्म में. एंड फिर दूसरा आइटम कौन सा निकलेगा? कार्बन निकलेगा. कौन से फॉर्म में निकलेगा? गैस फॉर्म में निकलेगा. समझ में आ रहा है? डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन. अभी देखो यहाँ पे डेल्टा H तुम लोगों को पहले से दे के रखा होगा. ठीक है. अगेन ये एटमाइजेशन जो है वो पहले लिखना चाहिए डेल्टा और H के बीच में, बट चलता है वो, इतना कोई दिखता है नहीं. अब इसकी वैल्यू आ रही है +166.5 किलो जूल पर मोल. 1665 किलो जूल पर मोल. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखो, फाइंड ये अभी पढ़ाना बाकी है, ये इसके बाद पढ़ा, मतलब थोड़ा इसके बाद पढ़ाऊंगा. फाइंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड यूजिंग अबव इक्वेशन. ठीक है. आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आ गया तो हैंड रेस करना, मैं आके देख लूंगा. ठीक है. खुद से सोचो. हाँ इधर हाँ पूरा लिखा है ना बॉन्ड एंथैल्पी. चलो खुद से सोचो और मुझे बताओ. ओके अब यहाँ पे आ गया आंसर. ध्यान दो, CH4 को C और 4H में कन्वर्ट करना मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग 4 CH बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो ना. 4 CH बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तब जाके C गैस प्लस 4H गैस बनती है. नाउ दे आर आस्किंग फॉर 1 CH बॉन्ड. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 सिंगल बॉन्ड. डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो 4 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही थी? 1665. तो एक बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी? डिवाइडेड बाय 4. ये सबको समझा? पक्का? ओके. तो एटमाइजेशन में क्या होता है? एटमाइजेशन में सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है? एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है, लिख दो. नेक्स्ट हेडिंग लिखो. थर्ड हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हम लोगों ने पढ़ा है किसी ज़माने में. ठीक है. देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन केमिकल बॉन्डिंग में किया था. ठीक है. ओके लिखो.
बताओ. The heat required at constant pressure. The heat required at constant pressure. At constant pressure. When 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is formed, 1 mole of a substance is formed from its 1 mole of a substance is formed from its elements, in their most stable and purest form, in their most stable and purest form. ठीक है. क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मिल रहा नहीं है. In their most stable and purest form. चलो ठीक है. अब ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका सिंबल रहता है डेल्टा HF. ठीक है. अब सब जन यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा. Na solid plus Cl2 गैस गिविंग अस, चलो ये बाद में करते हैं. अब पहले सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. CO2 गैस, ये अगर मुझे बनाना है, ठीक है, तो फॉर्मेशन होते वक्त कंडीशन क्या बोलिए, वी हैव टू यूज एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल एंड प्योरेस्ट फॉर्म. समझ में आ रहा है. तो CO2 बनते वक्त कौन से 2 एलिमेंट्स यूज होंगे, C+O2. ओके. तो कार्बन के बहुत अलग अलग फॉर्म्स है, डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट. विच वन इज मोस्ट स्टेबल, डायमंड, फुलरीन या ग्रेफाइट, विच वन इज मोस्ट स्टेबल. ओके. अब देखो, स्टेबल चीज जो रहती है वो नेचर में ऐसे भर भर के मिलती है. स्टेबल है ना भाई, ज़्यादा इजीली मिलेगी. तो कौन ज़्यादा मिलता है, डायमंड या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट ज़्यादा मिलता है, मतलब ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. समझ में आ रहा है. डायमंड हार्ड है, हार्ड रहना इसका मतलब स्टेबल रहेगा ऐसा नहीं है. हाँ तो चलता है. मतलब जो नेचर में ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है. ग्रेफाइट को मेटास्टेबल बोलते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल वो भी है, बट कार्बन से थोड़ा कम स्टेबल है. वो बाद में चाहिए तो एक क्वेश्चन में मैं प्रूव करके दिखा भी दूंगा. बाद में एक क्वेश्चन लिया था ना डायमंड से ग्रेफाइट वाला, वो बाद में वापस पढ़ाता हूँ और बताता हूँ. ठीक है. तो विच वन इज मोर स्टेबल, डायमंड ग्रेफाइट या डायमंड सॉरी कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. प्लस अब ऑक्सीजन का एलिमेंट यूज करना है. ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट रहते हैं, O2 एंड O3. समझ में आ रहा है. ऑक्सीजन गैस O2 गैस एंड ओजोन गैस O3 गैस. विच वन इज मोर स्टेबल, O2 इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे हम लोग O2 यूज करेंगे. समझे. तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन. समझ में आया. अब वैसे ही अगर तुम लोगों को बोला H2O लिक्विड बनाना है, ठीक है, कौन से 2 एलिमेंट्स, ओके, H2 गैस प्लस O2 गैस. चलो इसको बैलेंस करो. हाँ वेरी नाइस. क्यों, हाँ सही बोल रहे हो. अब याद रखना, यहाँ पे तुम लोग 2 टाइम्स और 2 टाइम्स ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा. चाहिए तो ऐसे लिखो एंड फिर बाद में आगे लिखना रॉन्ग. ठीक है. क्यों ये गलत है, बिकॉज हाँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड फॉर ओनली 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. समझ में आ रहा है. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग इट्स एलिमेंट्स इन इट्स मोस्ट स्टेबल एंड प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे 2 H2O बना के नहीं चलेगा, हम लोगों को एक ही H2O बनाना है. तो इसको कैसे लिखेंगे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस H2O लिक्विड. ओके लिखो. नेक्स्ट CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस. बताओ ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या.
नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, क्या कार्बन लिमिटल फॉर्म में नहीं है, या फिर ओवर हियर वी आर यूजिंग CO विच इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये समझ पा रहे हो? हाँ, वो तो प्योर ही रहता है हमेशा ऐसे। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम लोग प्योर इम्प्योर नहीं बोल सकते। हाँ, गलती से अगर उन्होंने लिख के दे दिया कि कार्बन इम्प्योर, या फिर कुछ मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बना दिया कि इतना कार्बन यूज़ किया, 12 ग्राम कार्बन यूज़ किया एंड 40 ग्राम CO2 मिला, मतलब वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या? तो 40 ग्राम नहीं मिलना चाहिए ना, 12 ग्राम से 44 ग्राम मिलना चाहिए। तो वैसा करके अगर दिया तो उधर से हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इम्प्योर कार्बन था, एंड हेंस इट इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट S सल्फर सॉलिड प्लस O3 गैस गिविंग अस SO3 गैस। बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ, O3 इज नॉट स्टेबल, O2 इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, ओके। अब दो चार चीजें तुम लोग बनाओ, चलो NaCl बनाओ, SO3 बनाओ, P4O10 बनाओ। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, सल्फर एंड फॉस्फोरस में, सल्फर को तुम लोग सल्फर भी लिख सकते हो, S8 भी लिख सकते हो। सल्फर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म S8 रहता है। वैसे ही फॉस्फोरस की, इसमें फॉस्फोरस से P भी लिख सकते हो या फिर P4 भी लिख सकते हो। ज़्यादा करेक्ट क्या है? P4 एंड S8। समझ में आ रहा है? एक्चुअली P4 नहीं है, P4 एलिमेंटल फॉर्म में वाइट फॉस्फोरस बहुत अनस्टेबल रहता है, मोस्ट लीस्ट स्टेबल रहता है। तो जनरली P लिखना ही बेटर रहता है, ब्लैक फॉस्फोरस सबसे स्टेबल रहता है। समझ में आ रहा है? बट इनमें सिर्फ सल्फर या फिर सिर्फ फॉस्फोरस भी चलता है। ठीक है, लिख दो। चलो ये बन गए, आंसर आ गए इनके। ओके, यहाँ पे Na प्लस हाफ Cl2, Na सॉलिड प्लस, यहाँ पे Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। क्या चले बे? पैर छोड़ो उसका। ओके, अब Na प्लस हाफ Cl2 गैस, यहाँ पे सल्फर सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, एंड यहाँ पे P4 या फिर P4 टाइम्स P प्लस 5 O2 गैस आ गया ये। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे, 3 मिनट ही बाकी है ना, छोड़ो। हाँ हाँ, 1/8 एसिड, यस वो भी चलेगा। ठीक है, चलो फिर होमवर्क।